नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। हसन नसरल्लाह का खेल अब खत्म हो चुका है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के सबसे ताकतवर नेता को अपना शिकार बना लिया है। इजरायली सेना ने बड़ा दावा किया है कि उन्होंने हसन नसरल्लाह को मार गिराया है। नसरल्लाह को बेरूत के पास उसके अंडरग्राउंड मुख्यालय पर हुए हवाई हमले में निशाना बनाया गया। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी टकराव में नसरुल्लाह की मौत पूरी तरह से आग में घी डालने जैसी हो सकती है और ये एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की दस्तक दे सकती है। इजरायली सेना का यह दावा आते ही हड़कंप मच गया और यरूशलेम के उत्तर में मौजूद इजरायली बस्तियों में अचानक सायरन गूंज उठे। यह साफ इशारा था कि हिजबुल्लाह ने पलटवार करते हुए दूर दराज के इलाकों तक रॉकेट बरसाए और इस हमले में सिर्फ नसरल्लाह ही नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के कई बड़े नेता भी मारे गए हैं, जिनमें अली कर्की का नाम भी शामिल है, जो हिजबुल्लाह के साउथ फ्रंट का कमांडर था। कुछ दिन पहले ही अली कर्की एक और जानलेवा हमले से बाल बाल बचा था, लेकिन इस बार किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। दुनिया के सबसे रहस्यमयी और खतरनाक नेताओं में से एक हसन नसरल्लाह पिछले 2 दशकों से इजराइल की हिट लिस्ट में था। हसन नसरल्लाह 32 साल से हिजबुल्लाह का मुखिया था। उसने हिजबुल्लाह को सिर्फ एक मिलिट्री ग्रुप ही नहीं बल्कि लेबनान की सियासत और मिडल ईस्ट की पावर डायनामिक्स का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनाया। और आज हिजबुल्लाह के पास ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो इजराइल के दिल यानी तेल अवीव को भी खतरे में डाल सकती हैं। लेकिन नसरल्लाह की ताकत सिर्फ लेबनान तक ही सीमित नहीं थी। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने 2011 में सीरिया में बशर अल असद की सरकार को गिरने से बचाया और इराक, यमन और यहां तक कि हमास के लड़ाकों को भी ट्रेन किया। अमेरिका और कई अन्य देशों द्वारा आतंकवादी संगठन करार दिए जाने के बावजूद हिजबुल्लाह ने नसरल्लाह की लीडरशिप में अपनी पहुंच और ताकत को लगातार बढ़ाया। 1960 में बेरूत के एक गरीब मोहल्ले में जन्मा हसन नसरल्लाह बचपन से ही सियासत और इस्लामिक रेवोल्यूशन की तरफ आकर्षित था। उसके पिता एक छोटे से ठेले पर सब्जी बेचते थे। वो एक मिश्रित समुदाय में बड़ा हुआ जिसमें ईसाई, आर्मेनियाई, द्रूज, फिलिस्तीनी और शिया मुसलमान शामिल थे। इस तरह के माहौल में उसने शुरू से ही संघर्ष और विविधता का अनुभव किया। हसन नसरल्लाह ने ईरान की 1979 की इस्लामी क्रांति को शिया मुसलमानों के लिए एक मॉडल माना। उसने इसे वो रास्ता समझा जिससे शियाओं को मुस्लिम दुनिया में पारंपरिक दूसरे दर्जे की खराब स्थिति से बाहर निकाला जा सकता था। 1983 में बेरूत में अमेरिकी दूतावास और फिर अमेरिकी और फ्रेंच सैनिकों की बैरक पर आत्मघाती बम हमले हुए थे, जिनमें 360 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिनमें 241 अमेरिकी सैनिक शामिल थे। इन हमलों की जिम्मेदारी इस्लामिक जिहाद ऑर्गेनाइजेशन ने ली थी, जिसे हिजबुल्लाह का शुरुआती रूप माना जाता है। बाद में उस हमले की योजना बनाने वाले कुछ लोग हसन नसरल्लाह के नेतृत्व में हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर बने। हसन नसरल्लाह अपने भाषणों में धारा प्रवाह अरबी भाषा का इस्तेमाल करता था। उसका बोलने का अंदाज इतना प्रभावशाली होता था कि वो हर बार अरब दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। उसके भाषणों में खोई हुई अरब की शक्ति को बहाल करने की बातें होती थी, जो क्षेत्र के लोगों के दिलों में गहराई से गूंजती हैं, लेकिन उसके जुमले जहर से कम नहीं होते थे। नसरल्लाह की एक खासियत यह भी रही कि उसने कट्टरपंथी इस्लामिक कानूनों को लोगों पर कभी जबरदस्ती लागू नहीं किया। दूसरे शिया मौलवियों से इतर उसकी छवि एक साधारण और मजाकिया शख्स की रही। उसकी हल्की सी तोतली जुबान, उसकी हर चाल, उसका हर भाषण न केवल लेबनान में बल्कि पूरे अरब जगत में हलचल मचा देता था। 1997 में नसरल्लाह का बेटा हादी नसरल्लाह 18 साल की उम्र में इजराइल के साथ मुठभेड़ में मारा गया था। नसरल्लाह के बेटे के मौत के बाद वो और भी सख्त हो गया और अरबी परंपरा के मुताबिक उसे अबू हादी यानी हादी का पिता भी कहा जाता था। इस झटके के बाद नसरल्लाह ने इजराइल के खिलाफ लड़ाई का संकल्प और मजबूत कर लिया था। इजराइल के खिलाफ 2006 के 34 दिन के युद्ध के बाद नसरल्लाह और हिजबुल्लाह दोनों को अरब दुनिया में काफी सराहा गया था। इस युद्ध के बाद नसरल्लाह ने पूरे मिडल ईस्ट में हीरो का दर्जा पाया था। हालांकि युद्ध के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल से संघर्ष जारी रखा, लेकिन यह लड़ाई सिर्फ मैदान पर ही नहीं बल्कि कूटनीतिक और सियासी तौर पर भी जारी रही।
लेकिन नसरल्ला के हिजबुल्लाह की ताकत सिर्फ गोलियों और मिसाइलों तक सीमित नहीं थी। लेबनान की कमजोर सरकार और इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच नसरल्ला ने एक स्टेट विद इन स्टेट बना लिया, जिसमें अस्पताल, स्कूल और सोशल सर्विसेज सब कुछ हिजबुल्लाह के कंट्रोल में आ गए। लेबनान में लंबे गृह युद्ध के बाद नसरल्ला ने हिजबुल्लाह को ईरान और विदेशों से मिले फंड के सहारे चलाया, जिससे उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। यह संगठन गरीबों के लिए रहमत बना तो दूसरी ओर इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा। नसरल्ला की रणनीति और विचारधारा का आधार था इजराइल का खत्म होना। नसरल्ला इजराइल को ज़ायोनिस्ट सत्ता कहता था और हमेशा से इस बात पर जोर देता रहा था कि सभी यहूदी अपने मूल देशों में लौट जाएं ताकि एक फ्री फिलिस्तीन बन सके, जहां मुसलमान, यहूदी और ईसाई सब बराबरी के साथ रहें। हालांकि गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच तोपों की गोलाबारी चल रही थी, लेकिन नसरल्ला ने अपनी पूरी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करने से परहेज किया। इसका कारण यह था कि कई लेबनानी जो आर्थिक समस्याओं और अराजकता से पहले ही जूझ रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि एक और युद्ध हो। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा ताकतवर नेता आखिर क्यों सार्वजनिक तौर पर दिखाई नहीं देता था। इसकी वजह भी उसके जीवन के खतरों से भरी कहानी थी। उसका सुरक्षा का घेरा असाधारण होता था। 2006 के इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध के बाद से उसने पब्लिक अपीयरेंस से पूरी तरह दूरी बना ली थी। वो शायद ही कभी पब्लिक में दिखाई देता था। उसने न सिर्फ इजराइल को हर मोर्चे पर चुनौती दी, बल्कि अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए दशकों से छुप कर रह रहा था। यहां तक कि वो फोन का इस्तेमाल भी नहीं करता था। इतना ही नहीं, जब 2002 में एक पत्रकार ने उसका इंटरव्यू लिया तो उस पत्रकार की आंखों पर पट्टी बांधकर नसरल्ला के पास ले जाया गया। यहां तक कि नसरल्ला के सिक्योरिटी गार्ड्स ने पेन तक खोलकर चेक किया था ताकि कोई भी खतरा ना हो। 19 सितंबर 2024 को अपने आखिरी टीवी अपीयरेंस में नसरल्ला ने इजराइल को दोषी ठहराते हुए कहा था कि पेजर और वॉकी टॉकी में हुए ब्लास्ट के कारण उसके दर्जनों सैनिक मारे गए और हजारों घायल हो गए। नसरल्ला ने कहा था कि इसका बदला जरूर लिया जाएगा, लेकिन कैसे और कब, यह सिर्फ हम जानेंगे। लेकिन हसन नसरल्ला की मौत के साथ ही उसका बदला अधूरा रह गया। उधर नसरल्ला की मौत से ईरान भी बौखला गया है। ईरान ने इजराइल को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि इजराइल ने खुद के लिए नरक के दरवाजे खोल लिए हैं। तो हसन नसरल्ला की मौत ने पूरे मिडल ईस्ट में भूचाल ला दिया है। इजराइल के इस कदम ने हिजबुल्लाह और उसके समर्थकों के लिए एक नए युद्ध का बिगुल फूंक दिया है। अब सवाल यह है कि क्या इस घटना के बाद मिडल ईस्ट पूरी तरह से युद्ध की आग में झोंक दिया जाएगा या फिर हालात संभलेंगे? हसन नसरल्ला की मौत से हिजबुल्लाह की ताकत और नेतृत्व पर क्या असर पड़ेगा? क्या इजराइल ने इस हमले के बाद खुद को एक बड़े खतरे में डाल लिया है? ईरान और हिजबुल्लाह समर्थक देश इसका जवाब कब और कैसे देंगे? इन सभी सवालों के जवाब वाकई आने वाले दिनों में मिलने वाले हैं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।